वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको 2019-20 के अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। पिछले बार वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न को बताया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बता रहे हैं। देखिए, 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो बच्चों 3 और 4, तो 3/1 करेंगे और 4/1 किया, ठीक है। 3 और 4 के बीच का, तो 30 भी 0 लगा देंगे दोनों में, अंश में भी और हर में भी। तो 30/10 और 40/10 हो जाएगा। दोनों तरफ हमने 10 का गुणा कर दिया, कहने मतलब अंश में भी और हर में भी। तो इस प्रकार से 30/10 बन गया और 40/10 बना। अब इनके बीच की 4 परिमेय संख्या हमको लिखना है। जैसे 31/10 होगा, कामा लगा कि 32/10, फिर कॉमा 33/10 और कामा 34/10। ये इसके 4 परिमेय संख्या हो गई 3 और 4 के बीच की। अब प्रश्न क्रमांक 6 का 8वां देखेंगे बच्चों। 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो 8√15 लिखे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2√3 लिखेंगे। अब 8√15 बटे 2√3 लिखे। 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौको 8 आया, तो 4 दोनों में रूट है, तो √15 है, अपान में √3 है, तो हम एक रूट लगा देंगे और 15/3 क्या लिख देंगे 3, ठीक है। 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 5 15 आएगा, तो 4√5 यह इसका आंसर हुआ। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 7, यदि px बराबर 3x तो बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों px को शून्य के बराबर रखेंगे हम लोग। px बराबर क्या लिखेंगे, 0 या 0। अब px का मान कितना था 3x, तो 3x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आएगा 0/3। 3 में 0 में 3 का भाग लगा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार से बहुपद का शून्य क्या हुआ, 0 हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 का 8वां देखेंगे बच्चों। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 104 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 104 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 104 स्क्वायर को 100 + 4 बनाएंगे। 2 नंबर बनाएंगे, 100 + 4 को जोड़ के बनाए हमने स्क्वायर, 100 + 4 का होल स्क्वायर। अब सर्वसमीका प्रयोग करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। a² + 2ab + b²। a बराबर हम लोग रखेंगे 100 और b बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर। जहां जहां पर बच्चों a लिखा है वहां पर 100 रखेंगे और जहां पर b लिखा है फार्मूला में उसमें 4 रखेंगे। तो चलिए a की जगह में 100 रखेंगे, तो 100 + 4 होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 × a के प्लेस में क्या लिखेंगे 100 रखेंगे और गुणे b की जगह में क्या लिखेंगे 4 + 4 का स्क्वायर। अब क्या हुआ देखो, 100 + 4 का 100 + 4 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 104 का स्क्वायर आ गया। इक्वल टू 100 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो, ठीक है। 4 जीरो लगा दीजिएगा, फिर 4 दूनी 8 100 हो जाएगा और प्लस 16 होगा। अब इसको बच्चों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे आप कैसे, देखिए रफ वर्क कर लीजिएगा। पहले 4 जीरो ये लगा दीजिएगा, 800 ये और फिर 16 और ऐसे रफ में जोड़ लीजिएगा। जब सही जोड़ आएगा तभी लिखिएगा 801। तो ये आ गया अपना 10 8 1 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,816। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है, समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज के 2 गुण निम्नलिखित होंगे बच्चों। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। दूसरा गुण है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी कोण ज्ञात करना है। तो बच्चे पहले करेंगे, माना कोण ए बराबर 3x डिग्री लिखेंगे। ठीक है, कोण बी बराबर 5x डिग्री और कोण सी बराबर 9x डिग्री तथा कोण डी बराबर मानेंगे बच्चों 13x। अनुपात के सवाल को हमेशा x मान के लगाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, लिखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश हमने लिख दिया। अब सब के मान रखेंगे। देखिए, कोण ए की जगह में 3x, कोण बी की जगह में 5x, कोण सी की जगह में 9x और कोण डी की जगह में 13x बराबर क्या लिखेंगे 360 लिख दिया बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 3 8 9 17 3 20 10 30x आ गया। 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा 360 बटे 30। तो काट देंगे बच्चों इसको, तो क्या आएगा 12। x का मान क्या आया 12 आया। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, कोण ए बी सी डी में रखेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, कोण ए बराबर कितना था 3x डिग्री, तो 3 गुणे 12 रखेंगे तो बराबर 36 अंश आया कोण ए का मान। ठीक, अब कोण बी बराबर देखिए 5x है, तो 5x पे मान रखेंगे तो 5 गुणे 12 बराबर आएगा 60 अंश। और कोण सी बराबर रखेंगे बच्चों 9x, तो 9 गुणे 12 बराबर 108 अंश। 12 का गुणा 9 में कर देंगे, 12 नहीं है 108 अंश आया। ठीक, अब कोण डी निकालेंगे। कोण डी बराबर 13x, तो 13 गुणे 12 बराबर क्या होगा 156 डिग्री। 12 में 13 का गुणा करिएगा तो 156 डिग्री हुआ। इस प्रकार से चारों कोण के मान आ गए। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, यूक्लिड की कोई दो अपगृहित लिखिए। तो यूक्लिड के हमने जो अपगृहित लिखा बच्चों, पहला है देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक, दूसरा अपगृहित है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देखेंगे बच्चों। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसका आंसर है बच्चों, देखो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण मतलब 180 अंश से कम है, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कि बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, -8 और 1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो चतुर्थांश के लिए हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ पे ये x एक्सिस है और ये x डैश होगा, ये y एक्सिस होता है, y डैश होता है। ठीक है, इसमें दोनों प्लस प्लस होंगे। क्या होंगे, प्लस प्लस। दोनों के चतुर्थांश यदि कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस, मतलब x का कोऑर्डिनेट माइनस और y का कोऑर्डिनेट प्लस होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और यदि x और y दोनों के कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में होंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होगा। ठीक है, क्या प्लस और माइनस होगा, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो चलिए बच्चों, -2, 4, -2, 4 देखो, -2, 4 जो है -2, 4 है, तो x का -2 है और y का 4। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में है ये। ठीक,
ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अब दूसरा देखिए बच्चों 3 कामा माइनस 1 दिया, 3 कामा माइनस मतलब x का निर्देशांक प्लस है और y का निर्देशांक क्या है, माइनस है। तो देखिए x का निर्देशांक प्लस और y का निर्देशांक माइनस, एक किस चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा ये, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, अब है -1 -8, -1 -8 जो है हमारा, ये दोनों -1 और दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों निर्देशांक अक्षर y के क्या है, ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक किस चतुर्थांश में आता, देखिए तृतीय चतुर्थांश में हमने यहाँ बना के बताया, माइनस और माइनस दिया है। यदि दोनों निर्देशांक माइनस माइनस रहेंगे तो ये आएगा तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो अब अपना आया 1, 2 दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक, x का निर्देशांक y का दोनों धनात्मक है, तो किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश में आएगा, ठीक है ना, चतुर्थांश, ठीक बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट दिया है, हाँ ठीक है, सब कर दिया 1 2, ठीक है ना। तो देखिए दोनों, यदि ये बताया बच्चों चतुर्थांश, यदि x का वैल्यू ऋणात्मक और y का कोऑर्डिनेट धनात्मक है, मतलब x का मान जो निर्देशांक ऋणात्मक है, y का निर्देशांक धनात्मक है, तो द्वितीय चतुर्थांश जाएगा। और यदि x का धनात्मक और y का ऋणात्मक आ गया तो ये किस चतुर्थांश जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हमने बनाया है यहाँ पर। और यदि दोनों निर्देशांक ऋणात्मक रहेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, और दोनों धनात्मक रहते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, हमने यहाँ पर बना के आपको बताया। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा देखेंगे बच्चों, अब चतुर्थांश किसे कहते हैं। उत्तर है इसका, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6x² + 5x - 6, इसमें बच्चों क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मतलब a और c, यदि हम इससे तुलना करें ax² + bx + c से, मान लीजिए तो a और c का पहले गुणा करें, क्या, गुणन 6 गुणे -6 तो बराबर क्या आएगा, -36, क्या है, -36। अब ऐसे 20 का नंबर जो 5 है, ऐसे कोई दो नंबर से 5 बनाइए, लेकिन गुणा करें तो -36 आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर है 9 और 4, 9 4 को यदि हम घटाते हैं तो 5 आएगा, और 9 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो 6x² + 9x - 4x, 5x को हम लोग 9x और -4x से बनाएंगे तो 5x आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 6x² और 9x में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिलेगा, तो 3 दूनी 6x और 3 त्रिकाएं 9, ठीक है। 3 का भाग लगा दीजिएगा 9 में, तो 3 त्रिकाएं 9। अब यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, देखिए 4 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, ऐसा नंबर अपने को ढूंढना है जो 4 भी आता हो जिसकी टेबल में, और 6 भी, तो 2 में आता है, 2 को पहाड़ा पड़े, 2 दूनी 4x और 2 तिहाई 6, बाहर माइनस रहेगा तो ये अंदर का चिन्ह जो -6 है वो क्या कर देंगे, प्लस में बदल देंगे, माइनस को प्लस में बदल देंगे ये। और दूसरा तरीका ये बच्चों, दोनों ब्रैकेट में, दोनों कोष्टक का आंसर सेम होना चाहिए और एक ही चिन्ह होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोनों कोष्टक वाले को एक को लिखेंगे और एक को हम लोग बाहर वाला लिखेंगे, 3x - 2 को, ठीक। ये हुआ इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। 11 का अथवा देखेंगे, प्रसार कीजिए 2x - y + z होल स्क्वायर। इससे बच्चों हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर का, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक। इसमें हम लोग जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं क्वेश्चन से, तो a की जगह में क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, और b की जगह में क्या लिखेंगे, -y, और c बराबर रखेंगे z रखने पर, ठीक है। तो हम अब फार्मूला में रखते हैं, देखो तो 2x - y + z होल स्क्वायर इक्वल टू, जहां जहां a लिखा है वहां 2x रखेंगे, देखिए तो 2x का होल स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट लगा के ही स्क्वायर लगाएंगे फर्स्ट लाइन में, ठीक है। y के जगह में क्या लिखेंगे, प्लस के जगह में प्लस, b के जगह में क्या लिखेंगे, -y का होल स्क्वायर
प्लस सी के जगह हम क्या लिखेंगे, जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में क्या लिखेंगे 2x इंटू बी के जगह में क्या लिखेंगे माइनस वाई प्लस 2 BC है, फार्मूला में BC है, B की वैल्यू क्या है हमारे पास देखिए माइनस वाई और C की वैल्यू है Z और बीच में इंटू का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, और प्लस 2 लिखेंगे फिर इंटू का साइन लगाइएगा, C की वैल्यू कितनी है Z तो Z रखेंगे और A की वैल्यू कितनी है 2x तो ये 2x लिखे, ठीक है। आप 2x को दो बार इंटू करिएगा तो 2x इंटू 2x अब ब्रैकेट खुल जाएगा, क्या होगा ब्रैकेट खुलेगा, तो 2x का इंटू कर देंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, माइनस वाई को दो बार इंटू करोगे तो प्लस आएगा तो वाई स्क्वायर हुआ प्लस जेड स्क्वायर हुआ। अब बच्चों देखो 2 2 जा 4 4x वाई आएगा माइनस, प्लस और माइनस के इंटू क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 4x वाई लिखेंगे, फिर देखो ये प्लस और माइनस का इंटू क्या होगा माइनस, तो माइनस 2yz क्या होगा 2yz। अब यहाँ तो प्लस ही है, 2 का इंटू 2 से कर दीजिए, पहले नंबर के इंटू कर लिया करिए तो 2 दूनी 4 आया और z और x का इंटू कर देंगे तो zx आ गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो इसका आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx हुआ। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे, बिंदु 2,5 फिर -3,5 6,1 को कार्तीय तल में दर्शाइए, ठीक है, कार्तीय तल में हमको दर्शाना है, तो हम लोग एक कार्तीय प्लेन बना लेते हैं, ये निर्देशांक रखने के लिए ये x अक्ष होगा, ठीक है, और ये x डैश होगा, ये y एक्सिस कहलाता है, y अक्ष कहलाएगा और ये नीचे वाला को y डैश कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है ये। अब यहाँ पर जीरो लिखेंगे, बीच में दोनों के इंटरसेक्शन जहां दोनों लाइन काटती है वहां पर जीरो है, मूल बिंदु कहते हैं इसको, जहां दोनों लाइन काटती हैं रेखा। अब यहाँ से 1 लिखेंगे, 2 बराबर दूरी पर लेंगे, ठीक है, जो 3 ग्राफ पेपर में बनाइएगा 5 और ठीक 5, फिर आगे भी नंबर हम लोग बना सकते, ठीक है। इधर -1 लिखिएगा, -2 बराबर दूरी पे होना चाहिए, ग्राफ पेपर में बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, -4 और -5, ठीक, फिर 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। जितना अपने को जरूरत पड़ेगा उतने नंबर तक अपन बनाएंगे इसमें, ठीक है, अपने में यहाँ पर 6 नंबर तक है तो 6 नंबर तक बनाएंगे, ठीक है, तो इसको 6 नंबर तक बनाना पड़ेगा अपने को, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और इसको बनाएंगे तो -1, ठीक, -1 होगा, ठीक है, 2,5 x का 2 लेंगे और y का 5, x का 2 ये है और y का 5, देखिए 2 और 5 को हमको प्लॉट करना है, दर्शाना है ग्राफ पेपर में, तो x का 2 और y का 5, देखिए x का 2 ये है और y का 5 ये है, तो ये आ गया x का 2 और y का 5, इसको कोई भी नाम लिख देंगे और यहाँ पर एक भी हम नाम लिख दिया यहाँ पर a का आ गया 2,5। फिर देखिए बच्चों x का -3 और y का 5, x का -3 देखिए इधर है और y का 5 इधर है, ये देखिए ये y के इधर से जाएंगे तो 5 आ रहा और x का -3 आया, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना -3,5, इसको नाम हम लोग b से दर्शा देंगे, तो ये आ गया -3,5, ठीक है। फिर है x का 6 और y का 1, तो x का 6 कहाँ बच्चों ये और y का 1 ये है, ठीक है, इधर से y जाएगा और इधर से x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नाम हम लोग c लिख देते हैं 6,1, तो ये कार्तीय तल में हमने दर्शाया है। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा देखेंगे, अब यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो प्रश्न है बच्चों 3y बराबर ax प्लस 7 और बिंदु दिया गया है हमको 3,4 का मतलब बिंदु जो दिया बच्चों x बराबर 3 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है, तो जहां y लिखा है ना वहां पर 4 रखिएगा और जहां पर x लिखा है ना वहां पर 3 रखिएगा, ठीक है, तो चलिए रखते हैं 3 गुणे y 3 गुणे y का मान 4 बराबर a गुणे a का मान है a ही रहेगा, ये निकालना है हमको, गुणे x का मान कितना रखेंगे 3 धन 7, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 3a धन 7, तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3a, तो 12 से 7 जब घटा देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 बराबर 3a, तो a बराबर क्या आएगा बच्चों 5/3 आ गया, ये आंसर हुआ। हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों हम लोग पहले क्या करें, एक चित्र बनाते हैं, ABC नाम देते हैं, ABC, ठीक, उसके लिए रचना करना पड़ेगा इस त्रिभुज के लिए, तो एक त्रिभुज और बनाएंगे, ठीक है,
और ए लिखेंगे यहाँ पर, बी और सी लिख दिया। ठीक, इसके बाद बच्चों ए के जगह में 1, बी के जगह में 2 और सी के जगह में 3 लिख दीजिएगा। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक की जगह मैं लिखूंगा, जो नंबर इस त्रिभुज में बनाऊंगा वही नंबर इस त्रिभुज में भी बनाऊंगा। ठीक है, 2 और एक, ए की जगह में 1, बी की जगह में 2 और सी की जगह में कोण 3 बना दिया। ठीक है, दिया लिखेंगे बच्चों, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है ना, मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, या ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसका मेन है रचना बच्चों। तो रचना क्या लिखते हैं देखिए, रचना हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए से प्रारंभ करके, क्या लिखेंगे, बिंदु ए से प्रारंभ करके एक रेखा यल खींचा। क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु ए से प्रारंभ करके, रचना देखिए चित्र को अच्छे से, बिंदु ए से प्रारंभ करके एक रेखा यल खींचा, एक रेखा यल खींचा जो BC के समांतर है, जो BC के समांतर है, मतलब यल समांतर है BC के। ठीक है, बिंदु ए से एक रेखा यल खींचा जो भुजा BC के समांतर है। ठीक है, ये यल है और यल समांतर BC कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। तो अब हम लोग उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 1 2 3 तो हमने चित्र में बना दिया, अब हम इधर 4 बना देते हैं और इधर क्या बना देते हैं, 5। ठीक है, 4 और 5 हमने बना दिया। चीज तो अच्छे से देखिएगा। अब देखिए यल समांतर है BC के। ठीक है, यल समांतर है BC के, तो कोण 4 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 2। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद कोण 5 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 3। ये भी रीजन लिख देंगे, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कोण 4 धन कोण 5 भी बराबर हो जाएगा कोण 2 और धन कोण 3 के। ठीक है, इनको जोड़ के एक बार लिखेंगे। ठीक है, कोण 4, जब जो कोण 4 बराबर कोण 2 है और कोण 5 बराबर कोण 3 है, तो इनका योग भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोण 1 नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, 1 2 है, 3 है, कोण 1 नहीं है, जो ना रहेगा। मान लो आप अपना नंबरिंग आप अलग दूसरे तरीके से करते हैं, तो जो कोण आपके पास नहीं रहेगा, मतलब इसमें वही कोण को आप जोड़ दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास कोण 2 और कोण 3 है, लेकिन क्या नहीं है, कोण 1 नहीं है। इसलिए हम दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे बच्चों, कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो अब चलिए जोड़ देते हैं कोण 1। कैसे जोड़ेंगे, देखिए कोण 1 लिखेंगे धन कोण 4 लिखेंगे और धन कोण 5 लिखेंगे बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 लिख दिया। ठीक है बच्चों, कोण 3 लिख दिया, ये कोण 2 है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बच्चों, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। परंतु अब क्या लिखेंगे बच्चों, परंतु लिखेंगे कोण 4, ये कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, एक ही बिंदु पर बने कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। एक बिंदु पर बने कभी कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। या तो हम रेखी युग्म भी लिख सकते हैं। क्या, रेखी युग्म। ठीक है, या एक बिंदु पर बने कभी कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश लिख देते। ठीक है ना, तो ये ऐसा कर सकते हैं, एक ही बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये भी रीजन लिख सकते हैं, एक बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बने कोणों का एक बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, एक बिंदु पर बने एक रेखा पर बने बिंदु पर, एक रेखा के बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होते, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। एक रेखा पर किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश। एक रेखा पर
किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 अंश। इसका रीजन, एक रेखा के बिंदु पर, एक रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल क्या होगा 180 अंश, माने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये कर दिया हमने, या तो रेखीय योग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा ना, तब कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर भी क्या होगा 180 अंश होगा। यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा देखिएगा। आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश है और कोण PQT बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। चित्र ये बना हुआ बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर एंगल 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कोण 1, इससे आसान रहेगा। जो 1 और 2 लिखने से कोण का निकालने का मतलब सरल से सरल तरीका है कि अब हम कोण 1 और कोण 2 कहीं भी मान सकते हैं और हमको कोण PRQ निकालना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। 135 अंश, 135 प्लस कोण 1 बराबर क्या लिख देते हैं 180 अंश लिख देंगे, और रीजन लिख देंगे बच्चों रेखीय युग्म से। क्या लिखेंगे, रेखीय युग्म से। ठीक है, तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 180 माइनस 135, तो कोण 1 बराबर आया 10 में 5 गए 5, 4 8 में 4 गए 4, 45 अंश आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए कोण 2 लिखेंगे और 110 धन कोण 2 बराबर क्या लिख देंगे 180 अंश। इसका भी रीजन हम लोग लिख देंगे बच्चों रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। तो कोण 2 बराबर क्या होगा 180 माइनस 110, तो कोण 2 बराबर होगा 60 अंश, 8 में 1 जाएगा तो 70 अंश आ गया। क्या है, 70 अंश आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोण 1 क्या लिखेंगे, कोण 1 देखिए कोण 1 का मान आया है हमारे पास 45 अंश और कोण 2 का मान आया बच्चों कितना 70 अंश आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज गुणधर्म से, त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है, ये लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, देखो कोण 1 लिखेंगे, धन कोण 2 लिखेंगे और धन कोण 1 लिख दिया, धन कोण 2 लिख दिया, अब धन कोण PRQ लिखेंगे, बीच वाला कोण माना जाता है। ठीक है, तो PRQ लिखेंगे, कोण PRQ बराबर 180 अंश। अब कोण 1 का मान 45 था, कोण P2 का मान 70 था, अब कोण PRQ हमको निकालना है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिख देंगे। अब 70 और 45 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 आया, 7 4 जोड़ दीजिए 11, 115 बन गया। ये 45 और 70 को जोड़ने से 115 है, प्लस कोण PRQ लिखिएगा बराबर 180 अंश। अब कोण PRQ बराबर 180 माइनस 115 कर देंगे। ठीक है, तो 180 से जब 115 घटा देंगे, देखिए 10 में 5 जाएंगे 5, 2 8 में 2 जाएंगे 6, तो कोण PRQ का मान बच्चों क्या आ गया 65 अंश आ गया। यही इसका आंसर हुआ। क्रमांक 14 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक बच्चों, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक, ये जीवा है, इसका केंद्र रहेगा O, वहां से O से लंब खींचेंगे हम लोग एक, इधर नाम जीवा का दे देते, AB एक जीवा है, यहां से एक लंब खींच दिए, इसका नाम हमने दे दिया यम। ठीक, और ये रचना में हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे OA और OB को। ठीक है, तो दिया क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है COR एक वृत्त है। क्या लिखेंगे, COR एक वृत्त है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। COR का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। क्या लिखेंगे बच्चों, COR एक वृत्त है जिसमें AB एक जीवा है। क्या लिखेंगे, जिसमें AB एक जीवा है। ठीक है, जीवा है, और OM लंब है AB पर। क्या लिख देंगे, OM लंब
ए बी में लंब का चिन्ह हो जाता है, ठीक है, उल्टा टी जैसे बना देंगे तो ये लंब कहलाता है, ठीक है, ओ एम लंब है ए बी पर। अब सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमको कि जीवा पर डाला गया जीवा को समविभाजित करता है, मतलब जीवा ए बी को दो भागों में बराबर बराबर भागों में काटता है, मतलब ए एम बराबर एम बी, क्या ए एम बराबर एम बी लिखेंगे, ठीक है, बराबर भागों में जीवा को काट रहा है कौन, ओ एम से जब लंब डाला गया है जीवा ए बी में तो जीवा को दो बराबर भागों में काटता है, मतलब इसका कि ए एम बराबर एम बी। और रचना लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ओ ए तथा ओ बी को मिलाया या जोड़ा, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ठीक। अब चलिए उपपत्ति में, उपपत्ति हम लोग यहां पर लगाते हैं, ठीक है ना, उपपत्ति त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में जैसे हम इधर की ओर जाएंगे वैसे हम उधर की ओर भी जाएंगे, ठीक है ना, त्रिभुज ओ एम ए लिखते हैं तो त्रिभुज ओ एम बी इधर लिखेंगे, यदि आप इसको देखो त्रिभुज ओ ए एम लिखोगे तो इसको त्रिभुज ओ बी एम लिखेंगे, ठीक है, एकदम ऑर्डर से चलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में सबसे पहले बच्चों जो सबसे पहले उपपत्ति लिखते हैं ना तो त्रिभुज ओ एम ए और बीच में हमेशा और लिखा करते हैं और इधर ओ एम बी में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है ओ एम बराबर ओ एम लिख देंगे, उभयनिष्ठ है, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन होता है, क्या दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन नाम हो तो उभयनिष्ठ होता है वो, तो देखो ओ एम इस त्रिभुज में भी है, ओ एम ए में भी ओ एम है और ओ एम बी में भी ओ एम है, दोनों त्रिभुज में ओ एम है, तो ओ एम बराबर लिख दिया उभयनिष्ठ है। अब लिख देंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ओ ए बराबर ओ बी क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी इसको लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। कारण लिखना बहुत जरूरी होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर कारण लिख दिया, वृत्त की त्रिज्या या आर लिख दीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांशम है त्रिभुज ओ एम बी के, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांशम है त्रिभुज ओ एम बी के, कौन प्रमेय से सर्वांशम है, बाय आरएचएस कंकरेंसी से, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, ठीक है, क्या समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, कैसे समकोण कर्ण भुजा हमने लगाया, 90 अंश के सामने वाली भुजा यदि बराबर है, 90 अंश के सामने वाला साइड बराबर है, भुजा बराबर है तो हमेशा आरएचएस प्रमेय लगता है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय लगेगा। और एम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एम बी लिख देंगे बाई सीपी सीटी, ठीक है, यही सिद्ध करना था हमको, ठीक, एम बराबर एम बी जो सिद्ध करना था उसको लिख दिया, तो यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों प्रश्न 14 का अथवा देखिए आकृत में x और y के मान ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो बच्चों ये चित्र बना हुआ है, ए बी समांतर सी डी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो 50 प्लस x लिखेंगे बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से, क्या लिखेंगे इसका रीजन, रेखीय युग्म से, ठीक है। तो बच्चों 50 प्लस x बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से, 50 प्लस x जो है 180 अंश होगा रेखीय युग्म से, तो x बराबर 180 माइनस 50 करिएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों 130 अंश और y बराबर 130 अंश लिखिएगा, y बराबर 130 अंश, इसका रीजन लिखिएगा बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ऊपर और नीचे सामने सामने जैसे ऐसे रहेगा ना, क्रॉस जैसे रहता है ना, तो ये क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। देखो बच्चों तो यहाँ x बराबर y बराबर दोनों 130 अंश आया है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, परंतु लिखिएगा बच्चों परंतु ये एकांतर कोण है, क्या है, परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के।